हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा 15वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन, अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी, थर्ड ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, या डी ऑप्शन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यू। तो देखिए, फिलिप्स कर्व एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसका मतलब है, अगर बेरोजगारी घटती है तो मजदूरी और मांग बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ती है। वहीं अगर बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति जो होगी इन्फ्लेशन, वो सामान्यतः कम होती है। हाल के वर्षों में यह रिलेशन कुछ हद तक अस्थिर भी देखा गया है, लेकिन मूल सिद्धांत जो है अब भी अर्थशास्त्र में उपयोगी है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कॉलेज निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, एमपी एंड एमएलए, या फिर ए और बी दोनों? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। आर्टिकल 66 के तहत ये चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के तहत देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, एमएलएज इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव से मुख्य अंतर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर ए और बी दोनों, डी आंसर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 138, 145, 148 या 151? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 151। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है ये मूल्यांकन करना कि अलग अलग देशों में पत्रकारों और मीडिया को कितनी स्वतंत्रता मिलती है। इस रिपोर्ट में 180 देशों को रेटिंग दी गई है। इसमें भारत को रैंक दी गई है 151, डी आंसर। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, ब्राजील, इंडोनेशिया या अजरबैजान? तो COP29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक है। वर्ष 2024 में यह बैठक अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित की गई 11 से 22 नवंबर के बीच में। इसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत होता है। यहाँ पर वैश्विक जलवायु नीतियों, फंडिंग और कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। तो अजरबैजान में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे पौधे के मादा प्रजनन भाग के रूप में जाना जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ऑप्शन है स्टेमेन, पिस्टिल, कार्पेल या फिर फिलामेंट। तो किस रूप में जाना जाता है? पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। पुष्प योनि,
पौधों का मादा प्रजनन अंग होता है ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। स्टिग्मा ऊपर का चिपचिपा हिस्सा होता है जहां पर पोलन गिरता है। दूसरा होता है स्टाइल, एक पतली नली स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। एंड तीसरा होता है ओवरी, निचला भाग जिसमें ओव्यूलेस होते हैं जो बाद में बीज बनते हैं। तो यहाँ पर पुष्प योनि पिस्टिल, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम देखिए पुष्प केसर की बात करें, स्टेमेन की बात करें तो ये पौधे का नर प्रजनन भाग होता है। वहीं कार्पेल की बात करें तो ये पिस्टिल की एक इकाई होती है। एक पुष्प योनि एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर बनती है। वहीं तंतु फिलामेंट की बात करें तो ये पुष्प केसर स्टेमेन का हिस्सा होता है जो पराग कोश को सहारा देता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन या फ्रांस? तो पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किए गए थे। ये खेल फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले एथलीट के लिए थे, जैसे कि अंधापन और एम्प्यूटीज मतलब अंग विच्छेद। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से अल्पाइन स्कीइंग और नॉर्डिक स्कीइंग शामिल थी। स्वीडन में आयोजित हुए थे। सी आंसर, किसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 को मृत पत्र डेट लेटर कहा है? मोतीलाल नेहरू, एच.वी. कामत, जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर? किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में आर्टिकल 356 को डेड लेटर कहा था। उनका मानना था कि यह प्रावधान केवल अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आर्टिकल 356 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अम्बेडकर ने आशा की थी कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, परंतु इतिहास में कई समय हमको इसका बार बार प्रयोग देखने को मिला है। तो बी.आर. अम्बेडकर, डी आंसर। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन ले उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024 इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आदित्य L1 में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लगाएं? ऑप्शन है एस्पेक्स, सोलेक्स, हेलियोस या सूट। तो कौन सा उपकरण लगाए हैं? सूट। इसका फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसने सूर्य के निचले वायुमंडल लोअर सोलर एटमॉस्फेयर में सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है, इसीलिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। सूट पराबैंगनीय तरंगदैर्घ्य में सूर्य के प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेज कैप्चर करता है। यह उपकरण आदित्य L1 मिशन पर लगे 7 पेलोड में से एक है। इसके अलावा एस्पेक्ट्स की बात करें तो सौर पवन जो सोलर विंड होती है उनके कणों का अध्ययन करता है। सोलेक्स की बात करें तो सूर्य से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे का विश्लेषण करता है। हेलियोस की बात करें तो हार्ड एक्सरे का अध्ययन करता है। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, सूट। अगला है अटला ताड़ी किस भारतीय राज्य का त्योहार है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? तो अटला ताड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। यह विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर मनाती हैं। ये त्योहार जो होता है ये करवा चौथ जैसा ही होता है, खास करके युवा लड़कियों और विवाहित महिलाओं में लोकप्रिय है। तेलंगाना और आंध्र की संस्कृति
मिलती जुलती है, लेकिन यह त्यौहार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर करेक्ट होगा। इनमें से कौन कैंसर का एक व्यापक समूह है जो हड्डियों और कोमल टिश्यू में शुरू होता है? ऑप्शन है कार्सिनोमा, सार्कोमा, लेकीमिया या फिर लिम्फोमा। तो सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर है जो कि हड्डियों और कोमल टिश्यू जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, जैसे कि मांसपेशियां हो गई, फैट हो गया, नर्व्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, इनमें शुरू होता है। बेसिकली ये मेसेनकाइमल जो सेल होती है उससे उत्पन्न होता है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, सार्कोमा। अगर हम कार्सिनोमा की बात करें तो ये एपिथेलियल सेल जो होती है उसमें शुरू होता है, जैसे कि त्वचा, आंतों, फेफड़े, इनमें। वहीं ल्यूकीमिया ये रक्त और जो बोन मेरो होती है उससे जुड़ा कैंसर होता है। लिम्फोमा ये लसिका तंत्र जो होती है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसको प्रभावित करता है। क्लियर। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अ मूवेबल फिस्ट के लेखक हैं? ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉल्कनर, जॉर्ज ऑरवेल या रोआल्ड डाहल। तो अ मूवेबल फिस्ट एक मेमोयर है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया था। इसमें उन्होंने 1920 के दशक में पेरिस में बिताए गए अपने जीवन के अनुभव को साझा किया है। हेमिंगवे 20वीं सदी के प्रमुख अमेरिकी लेखकों में से एक थे। उन्होंने 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जीता है। यहाँ पर ए आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गर्मियों में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है? दक्कन रीजन, असम रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या पंजाब रीजन। तो गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत जो है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहां पर अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और सतह पर निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ये लो प्रेशर क्षेत्र जो होता है मानसूनी हवाओं, मानसूनी विंड्स को समुद्र से भूमि की ओर खींचता है, जिससे वर्षा होती है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत, सी आंसर। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आलोक जोशी, PS राघवन, अजित डोभाल या विक्रम मिश्री। तो मई 2025 में आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मतलब प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। यह बोर्ड भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सलाह देता है। आलोक जोशी की बात करें तो पहले रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रह चुके हैं। उनका जो खुफिया अनुभव होगा, इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस होगा, वो NSAB को स्ट्रेटेजिक सलाह देने में हेल्प करेगा। यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट है, लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर या मेघालय। तो लोक रंजन त्योहार जो है मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। यह राज्य की समृद्ध लोक और आदिवासी परंपराओं को प्रस्तुत करता है। खजुराहो जैसे सांस्कृतिक स्थलों पर आयोजित होता है, जहां पर लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो मध्य प्रदेश करेक्ट होगा। वित्तीय बाजारों में हेजिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, टू रिड्यूस रिस्क, टू इंक्रीज मार्केट वॉलेटिलिटी या टू प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स। तो हेजिंग एक बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिसे निवेशक संभावित नुकसान से बचने के लिए अपनाते हैं। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना होता है, न कि मुनाफा बढ़ाना। यह स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम कोई भी कार या बाइक लेते हैं तब हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो वो इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम? कि कल को अगर नुकसान हो तो हमारे नुकसान की भरपाई इधर से हो जाए। मतलब बेसिकली हम हमारी रिस्क को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जोखिम कम करने के लिए हेजिंग की जाती है। बी आंसर। अगला है, निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन, तैराकी, टेनिस या शतरंज। तो निरुपमा संजीव भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी थी जिन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुख्य ड्रा में जगह बनाई थी। वे भारतीय महिला टेनिस की पाइनियर मानी जाती है। उन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी किया है। यहाँ पर टेनिस बिल्कुल करेक्ट होगा। रेडियोधर्मिता की घटना की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, हेनरी बेक्यूरेल या मैरी क्यूरी।
तो 1896 में 1896 में हेनरी बेक्वेल ने यूरेनियम सॉल्ट्स पर स्टडी करते समय ये पाया कि पदार्थ कोई सब्सटेंस बिना किसी बाहरी ऊर्जा के स्वतः किरणें उत्सर्जित करते हैं, मतलब स्वतः ही इमिट रेडिएशन करते हैं। इस खोज को ही रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी कहा गया। तो यहाँ पर हेनरी बेक्वेल। जे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज करी है, मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज करी है। अगला आता है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाते हैं? सितार, बांसुरी, तबला या सारंगी? तो अरविंद पारिक एक प्रतिष्ठित भारतीय सितार वादक हैं। वे उस्ताद विलायत खान के शिष्य हैं और उन्होंने इनायत खानी घराने की शैली को आगे बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय संगीत के प्रचार और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो कौन थे? सितार प्लेयर। ए आंसर। अगला है भारत का कौन सा राज्य योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? तो उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने योगा पॉलिसी को लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है राज्य में योग, नेचुरोपैथी इनको बढ़ावा देना। इसमें योग शिक्षण, योग पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड डी आंसर। हाल ही में ईरान से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन गंगा? तो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ये इजराइल से संबंधित है, ऑपरेशन कावेरी सूडान से और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है। यहाँ पर ईरान की बात हो रही है तो ऑपरेशन सिंधु। निम्न में से कौन सी घटना पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान में नहीं हुई थी? ऑप्शन ए एलपीजी सुधार, एलपीजी रिफॉर्म्स, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन का पारित होना, सी ऑप्शन है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, या डी ऑप्शन है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा? तो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जो कि 1974 में हुआ था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक चला। उनके कार्यकाल में एलपीजी रिफॉर्म शुरू हुए, 73 और 74वें संविधान संशोधन पास हुए और 1992 में बाबरी विध्वंस हमको देखने को मिला। यहाँ पर डी आंसर। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मिशेल बेचेलेट, एंटोनियो गुटेरेस, मलाला यूसुफजई या एंजेला मार्केल? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता मिशेल बेचेलेट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 2024 में यह पुरस्कार दिया जाएगा ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी में उनके योगदान के लिए। ए आंसर। इंडियन प्री हिस्ट्री, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक के रूप में किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट, एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या जेम्स प्रिंसेप? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व, इंडियन प्री हिस्ट्री का जनक माना जाता है। उन्होंने 1863 में पल्लवरम में पहला पूरा पाषाण उपकरण खोजा था। किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ए आंसर। रप्तक अभिलेख इंस्क्रिप्शन किस कुषाण शासक की वंशावली की जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन है विम कड़फिसेस, कनिष्क प्रथम, कुजुल कड़फिसेस या विम तख्तू? तो रप्तक इंस्क्रिप्शन जो है अभिलेख एक ऐतिहासिक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, पत्थर पर लिखा गया अभिलेख है जो कि कुषाण शासक कनिष्क प्रथम की जीनियोलॉजी, वंशावली और विजयों की जानकारी प्रदान करता है। ये जो अभिलेख है ये ग्रीक लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण कुषाण शासक का क्रम बताया गया है: कुजुल कड़फिसेस, विम तख्तू, विम कड़फिसेस और कनिष्क प्रथम। यहाँ पर कनिष्क प्रथम बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है पिकलबॉल खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में भी है। भारत में
पिकल बॉल टूर्नामेंट्स कई आयोजित हो रहे हैं और खेल मंत्रालय भी इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पिकल बॉल की बात करें फ्रेंड्स तो एक नया और मनोरंजन रैकेट स्पोर्ट है जिसकी शुरुआत 1965 में अमेरिका में हुई थी। हाल ही में यह खेल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया क्योंकि इसे हर उम्र के लोग खेल सकते हैं। इसमें बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस जैसे खेलों के कुछ गुण शामिल हैं। आज पिकल बॉल अमेरिका समेत भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में खेला जाता है और इसके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। सी आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओ। तो ये था हमारा 15वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।